बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति राय। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या बनाए आप स्ट्रैटेजी। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे समझेंगे कल बाजार पर क्या रखें स्ट्रैटेजी। साथ ही आज हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, उनका परिचय करा देते हैं। कुशल से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल और किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। मार्च तिमाही में जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे कैसे रह सकते हैं भी समझेंगे। देवांशी से जानेंगे मार्च तिमाही में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का प्रदर्शन कैसा रह सकता है। वरुण बताएंगे कैसे रहेंगे हिंडाल्को के नतीजे। मानसी से जानेंगे कैसे रहेंगे श्री सीमेंट के नतीजे। लेकिन सबसे पहले बाजार के कारोबार पर डालते हैं एक नजर। आज थी वीकली वायदा एक्सपायरी, उसके दिन हमने देखा बाजार दिन भर दबाव में रहे और आखिरी घंटे में दबाव और बढ़ा और बाजार गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी 125 अंकों की कमजोरी के साथ 14,900 के ठीक ऊपर बंद हुए। सेंसेक्स 338 अंक गिरकर 49,600 के नीचे रहा। निफ्टी बैंक 350 अंक फिसलकर 33,350 के नीचे जाकर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा क्या कहते हैं समझते हैं। आज एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 71 करोड़ रुपए की खरीदारी की है और डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 876 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि वायदा बाजार की एक्सपायरी के दिन आई इस मुनाफा वसूली के मायने क्या है। दुनिया भर की बाजारों से कमजोरी के संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में हफ्ते की एक्सपायरी के दिन कमजोरी के साथ कारोबार होता दिखा। कमजोर शुरुआत हुई, इनफैक्ट थोड़ी सी हरे निशान में शुरुआत होती दिखी, लेकिन उसके बाद बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए और लगातार दबाव बनते हुए दिखा। 15,000 के लेवल को भी तोड़ा और उसके बाद 14,900 के थोड़ा नीचे भी फिसले, लेकिन फाइनली क्लोजिंग 14,900 के अहम लेवल के आसपास होती दिखी और बैंक निफ्टी 33,300 के अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बंद होते हुए नजर आया। जो आज दबाव दिखा उसकी बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी थी। लगातार 3 दिनों से अमेरिकी बाजार कमजोर और डाउ फ्यूचर्स लगभग पौने 200 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मूड माहौल तो थोड़ा खराब होना है और ग्लोबली मेटल स्टॉक्स और मेटल्स के दाम जिस तरह से तेजी से घटने लगे हैं उसको देखकर थोड़ी चिंता होती दिखी है बाजार में। तो पहली बात तो वो थी। दूसरी बात यह कि एफआईआईज की तरफ से फिर से थोड़ी बहुत बिकवाली ऊपरी स्तरों पर होती दिख रही है। 15,000 के पार खरीदारी कम की है। शॉर्ट्स वो काफ़ी कुछ काट चुके थे तो और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला नहीं, तो उन्होंने भी हाथ रोका है। लेकिन उसके बावजूद खराब हुए बाजार, लेकिन बहुत ज़्यादा टूट गए हों वैसा नहीं। और ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में हमारे बाजार थोड़े कम कमज़ोर रहे हैं। उसकी दो बड़ी वजह, पहला मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और जब तक 14,800 से 14,900 के अहम सपोर्ट रेंज के ऊपर बाजार हैं तब तक ज़्यादा चिंता की बात नहीं तकनीकी तौर पर। और दूसरा, कोरोना के घटते हुए मामले विशेषकर मुंबई और दिल्ली में और देश भर में भी ओवरऑल नंबर्स जो आ रहे हैं वो थोड़े कम आते हुए दिख रहे हैं। उनको देखकर थोड़ी सी रिलीफ बाजार को मिलती हुई दिख रही है। रिजल्ट सीजन पूरे जोरों पर है और कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट वाले मामले कम हैं। स्पेशली दिग्गज शेयरों में नतीजे दमदार आते दिख रहे हैं। कई सारे मिड कैप्स हैं, इनफैक्ट बढ़िया नंबर्स ज़्यादा हैं, कमज़ोर नंबर्स बेहद कम। तो रिजल्ट से भी थोड़ा सपोर्ट आता दिख रहा है बाजारों को। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने बाजारों में निचले स्तरों पर सपोर्ट दिया। लेकिन जिस तरह का मूड माहौल है, दोनों तरह के ट्रिगर्स हैं, मजबूती के भी तो कमजोरी के भी, और यही वजह कि बाजार रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद अब 14,800 15,200 ये बन चुकी है निफ्टी की रेंज। इस रेंज के जिस किसी और एक और निर्णायक रूप से बाजार बाहर निकले वो आपके लिए बड़ा मुंह देंगे। यानी 15,200 के पार निकल कर टिके तो नए लाइफ हाई 15,400 के भी पार निकलेंगे, 16,000 की तरफ बढ़ेंगे। और 14,800 के नीचे अगर फिसल कर बंद होते हैं तो फिर वापस से वही 14,200 14,400 की सपोर्ट रेंज की तरफ बाजार जाते हुए दिखेंगे। किस तरफ का मुंह आएगा ये शायद कल भी पता ना चले, हो सकता है इसके लिए इंतजार करना पड़े अगले हफ्ते का। अब कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी हम समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज खबरों के दम पर किन सेक्टर्स में था एक्शन जानते हैं। कुशल के पास सीधे चलेंगे। कुशल, जरा बताएं आज कहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट देखी गई अच्छी और कहां पर थी नरमी। जी, तो वीकली एक्सपायरी के दिन आज बाजारों में भारी बिकवाली का दौर नजर आया। खासकर अगर आप सेकेंड हाफ देखें तो फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट स्टेबल कारोबार करने के बाद गिरावट और गहराती हुई नजर आई और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो टूटते हुए दिखे वो आज के मेटल काउंटर्स थे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा निफ्टी में गिरने वाला अगर शेयर कोई था पहले टॉप 3 तो वो मेटल इंडेक्स से थे। टाटा स्टील, हिंडाल्को, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में आपको 4 से 6% की भारी बिकवाली आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। बढ़ने वाले शेयरों में एम&एम टॉप गेनर निकला, 2.5% की तेजी यहां पर थी। साथ ही सिप्ला अगेन यहां पर तेजी बनती हुई नजर आई।
मेटल स्पेस में बड़े दिग्गज काउंटर्स तो गिरे ही थे, साथ ही सेल, जेएसपीएल जैसा जो हाई बीटा काउंटर है यहां पर भी 5 से 6% का कट नजर आया। एनएमडीसी भी 3% लुढ़कता हुआ दिखा। ऑयल एंड गैस स्पेस की बात करेंगे तो यहां पर भी दबाव बनता हुआ नजर आया, खासकर गेल, एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स में काफी भारी मुनाफा वसूली आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। और बैंक्स की भी बात करेंगे तो यहां पर भी कोई सहारा नहीं मिला बाजार को इस स्पेस से भी, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टॉप लूजर यहां पर इस सेगमेंट से निकल कर आया, और प्राइवेट सेक्टर बैंक लगातार कमजोरी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रियल्टी स्पेस में ओबराय रियल्टी बेहतरीन तेजी यहां पर बनी। इनफैक्ट रियल्टी इंडेक्स अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों से काफी बढ़िया फोकस में बना हुआ है, और आपने नतीजे भी देखे। ओबराय रियल्टी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के नंबर्स की तरफ से भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस पॉजिटिविटी के साथ रियल्टी स्पेस जो है कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और अंत में अगर आप जी के हिट कॉल्स की भी बात करें तो सिप्ला पालविया जी ने आपको रेकमेंड किया था। एमएनएम पर भी आज पैनी नजर किरण जी की बनी हुई थी, और यहां पर भी अच्छी तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। तो वीकली एक्सपायरी के दिन का ट्रेड तो हो गया, पर कल कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन, तो देखना होगा कि किस तरह से बाजार जो है कल पैन आउट करता है। अविनाश जी के पास रहते सीधे। अविनाश जी, बाजार पर आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा दबाव जरूर था, लेकिन आने वाले समय में बाजार के लिए अहम संकेत कौन से हो सकते हैं, ग्लोबल और जो डोमेस्टिक हैं? स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए, और साथ ही हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां रखने की सलाह देंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि बाजार में वॉलेटिलिटी जो है वो कंटिन्यूसली रहेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मार्केट्स में अभी भी रहेगा। मेरे ख्याल से कोविड के केसेस जिस प्रकार से कम हो रहे हैं, मार्केट्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मार्केट्स डेफिनेटली यहाँ से और अच्छे आगे बढ़ने चाहिए। और थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो आज हमने देखी है वो शायद ठीक थी, बट इससे कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करें। और अगर हफ्ते भर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल हमको काफी पसंद है। कंपनी के नतीजे मई 26 को है, अनुमान है कि बहुत अच्छा और बड़ा डिविडेंड कंपनी अनाउंस करेगी। ऑलरेडी आज जो एचपीसीएल के नंबर्स आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, तो मार्केट्स डेफिनेटली यहाँ पे भी संकेत वैसे ही लगाएंगे, और रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल से काफी अच्छा है। तो करीबन 475-76 का टारगेट लेके एक 443 का स्टॉप लॉस रखिए, और ये डेफिनेटली एक 8 से 10 दिन का एक अच्छा विकल्प बन सकता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा अच्छा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। बीपीसीएल में हफ्ते भर की खरीदारी करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। बातचीत जारी रहेगी उनसे, लेकिन कुछ आने वाले नतीजों पर भी चर्चा कर ले। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का प्रदर्शन मार्च तिमाही में कैसा रह सकता है, नतीजे आने वाले हैं, समझते हैं। देवांशी से बताइए। देवांशी, एसबीआई से काफ़ी मजबूत नतीजों का अनुमान इस तिमाही में किया जा रहा है। आप देखिए सारी फ्रंट पर इस बार जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बेहतर आते हुए दिखेंगे। जो मुनाफे का नंबर है उसमें 90% का बड़ा जंप आपको देखने मिलेगा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि जो बेस था वो काफ़ी कम था, तो लो बेस का फायदा आपको इस बार एसबीआई के आंकड़ों में देखने मिलेगा। और जो मुनाफा है वो करीब 91% बढ़ने का अनुमान है, 6800 करोड़ के ऊपर रह सकता है मुनाफा। साथ ही आप देखिए इस बार जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो कम होते हुए दिखे थे, साथ ही लोन ग्रोथ करीब 5 to 6.5% तक रह सकती है। इसका फायदा आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने मिलेगा, और आप देखिए इसके चलते करीब 28 to 30% तक की बढ़त आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने मिल सकती है। प्रोविजंस में कमी आती हुई दिखे, इसके चलते भी मुनाफे को सहारा मिलेगा। प्रोविजंस 40 to 50% तक इस बार घटते हुए दिख सकते हैं। और साथ ही अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो ये सबसे अहम होगा, क्योंकि आप देखिए एसेट क्वालिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट होने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है इस तिमाही में। सबसे पहले अगर रिकवरीज की बात करें तो भूषण स्टील के अकाउंट से करीब 4000 करोड़ तक की रिकवरी आती हुई दिखी है, इस पर नजर रहेगी। इसके साथ ही जो फ्रेश स्लिपेजेस के आंकड़े हैं वो इस बार केवल एमएसएमई सेगमेंट से आते हुए दिखेंगे, और बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्शन से आने की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। ग्रॉस एनपीएस करीब 5.4% से बढ़कर 5.8% के आसपास रह सकते हैं, और जो नेट एनपीएस हैं वो 1.81% से बढ़कर 1.87% के आसपास रहने का अनुमान है। तो इस तिमाही में जो एसेट क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से एसेट क्वालिटी का ट्रेंड रहता है इस पर नजर रहेगी। दूसरी वेव जो कोरोना की है इसके चलते कितना असर होता हुआ दिखा, और कौन से सेगमेंट पर सबसे ज़्यादा असर है, इस पर जो कमेंट्री है वो सबसे ज़्यादा अहम रहेगी। लेकिन कुल मिला के जो ओवरऑल नंबर्स होंगे ये इस बार अच्छे रह सकते हैं एसबीआई के। अविनाश जी, एसबीआई के नतीजे आने वाले हैं, क्या किया जा सकता है? मुझे लग रहा है कि नंबर बहुत स्ट्रांग आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रोविजनिंग का नंबर इस क्वार्टर में आएगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा,
और ये एक फैक्टर रहेगा प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, एसेट क्वालिटी अगर मेंटेन होती है या थोड़ी सी और घटती है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत चिंता होगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस क्वार्टर में होगा। कोविड का जो भी इम्पैक्ट है हमको लग रहा है कि इतना बड़ा भी इम्पैक्ट नहीं होगा जिससे मार्केट्स को कोई चिंता की बात रहेगी। लेकिन हाँ, जो गाइडेंस रहेगा ओवरऑल लोन बुक ग्रोथ को लेके प्लस एसेट क्वालिटी को लेके, ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, और मुझे लग रहा है कि नतीजे के बाद एक फ्रेश व्यू लिया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में तो कम से कम 450 450 का टारगेट दिख रहा है, लेकिन जो कमेंट्री कल आएगी पोस्ट द रिजल्ट्स वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, और उसके बाद ही स्टॉक में एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। तो फ्रेश नजरिया नतीजे आने के बाद, और जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की सलाह एसबीआई में। आगे बढ़ते हैं, हिंडाल्को के भी नतीजे आने वाले हैं, जरा समझते हैं नतीजों का अनुमान क्या कहता है। वरुण से बताइए। देखिए, हिंडाल्को के नतीजे बेहतरीन रहेंगे। एरेलिस और नोवेलिस, आपको याद होगा ये कंपनियां हिंडाल्को की सब्सिडरीज है, इंटरनेशनल सब्सिडरीज है, और कुछ दिनों पहले इन कंपनियों के नतीजे आए थे और नतीजे काफ़ी बेहतरीन थे, और माना जा रहा है इन कंपनियों से भी बेहतरीन नतीजे जो है वो इस बार हिंडाल्को पेश करने वाला है। जाहिर सी बात है, एल्यूमिनियम और कॉपर सेगमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, वॉल्यूम तो बढ़ेंगे, साथ साथ जो ओवरऑल कीमतें बढ़ी है उसका भरपूर फायदा जो है वो इस कंपनी को मिलने वाला है। नो डाउट सप्लाई चेन में कुछ इश्यूज थे, उसके कारण थोड़ा बहुत दबाव आएगा, लेकिन वो दबाव इतना नहीं है कि प्राइस हाइक जो हुई है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सके। इसके लिए नतीजे काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं। कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है 31% बढ़ेंगे, कंपनी का जो एबिटा है उसमें 33% का जंप होगा, 5,170 करोड़ पे आएगा। मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रह सकते हैं, 13.3% से बढ़ के 13.4। जो मैं सप्लाई चेन की दिक्कतें आपको कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ रहने वाला है। मुनाफा जो है 2200 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो जो प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ी है उसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी का भरपूर फायदा जो है वो इस कंपनी को मिलने वाला है। इसके लिए नतीजे अच्छे रहेंगे, लेकिन सप्लाई चेन इश्यूज के कारण मार्जिन जो है वो फ्लैट रहेंगे। वही मार्च तिमाही में जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या नतीजों का अनुमान कहता है? एक बार फिर से चलते हैं कुशल के पास। कुशल बताएं। जी, तो कल के सत्र में जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आने वाले हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी की मार्जिन 16% से बढ़कर 31% रह सकती है सालाना आधार पर। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो 231 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 4,000 करोड़ हम अनुमान करके चल रहे हैं, क्योंकि प्राइस राइज हुई है उससे कंपनी के नतीजों पर आपको ये रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर आएगा। आय में करीब 45% की बढ़त और ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ रुपए की आय जो है कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 805 करोड़ रुपए का इम्पेयरमेंट खर्च भी कंपनी ने लिया था, तो वो बेस भी जो है आपको एडजस्टेड बेसिस पर भी आप देख सकते हैं। पर कहीं ना कहीं जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं वो तो अच्छे ही दिख रहे हैं, क्योंकि प्राइस हाइक्स जो है हमें देखने को मिले हैं। अविनाश जी, हिंडाल्को जेएसडब्ल्यू पर क्या नजरिया रख सकते हैं? मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू में नतीजे काफी स्ट्रांग आएंगे, और हालांकि मेटल शेयरों में शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत बिकवाली जरूर देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 6 to 12 मंथ्स के लिए ये मेटल साइकिल काफी स्ट्रांग रहेगा, और अनुमान है कि FY22 इन कंपनीज के लिए काफी अच्छी रहेगी, वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो जिन निवेशकों को अगर थोड़ी सी मीडियम टर्म में निवेश करना है, और अगर स्टॉक प्राइसेस थोड़ी सी कमजोर ट्रेंड दिखाते हैं, तो हिंडाल्को मेरी तरफ से एक अच्छा पिक रहेगा। मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट में इसको खरीदना चाहिए, क्योंकि कॉपर में जिस प्रकार की तेजी हमने देखी है उसका पूरा इंपैक्ट FY22 में प्ले आउट होगा। तो हिंडाल्को में मैं पॉजिटिव रहूंगा। बाकी मैनेजमेंट की कमेंट्री, वॉल्यूम ग्रोथ, ये सब सारी बातें कल क्लियर होगी, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे निवेशक रहना चाहिए। बिल्कुल सर, नतीजों की भरमार है कल। श्री सीमेंट के नतीजे भी आने वाले हैं, उस पर भी प्रीव्यू समझते हैं। मानसी से बताइए। मानसी, श्री सीमेंट के नतीजों से क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अब श्री सीमेंट के नतीजे अच्छे आने का अनुमान है। खास तौर से मांग सुधरने से वॉल्यूम्स में 14% तक की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिल सकती है। साथ ही रियलाइजेशंस में सालाना आधार पर 2% और तिमाही आधार पर 3% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। अब अच्छे वॉल्यूम्स हैं और रियलाइजेशंस भी बेहतर होते हुए दिखेंगे, इनका सीधा असर आय पर पड़ता हुआ दिखेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट है, करीब 19% की बढ़त इस बार आय के आंकड़े में आने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं।
खर्चों में बढ़ोतरी का असर मार्जिन्स पर देखने को मिल सकता है। ये एक कंसर्न है जिस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अनुमान हम ये लगाकर चल रहे हैं कि खर्चों में बढ़त से मार्जिन्स जो है 33.5% से 30.9% पर जाते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने से मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। अनुमान यही है कि 18 से 19% तक की बढ़त मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। करीब 588 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 699 करोड़ पर जाता हुआ दिख सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर हमें नजर रखनी होगी, जैसे कंपनी के कैपेसिटी एडिशन प्लान्स पर, महाराष्ट्र ग्राइंडिंग यूनिट कमिश्निंग की स्थिति पर, और साथ ही गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट एक्सपेंशन की स्पीड कितनी है, उस पर भी मैनेजमेंट कमेंट्री का क्या कहना है, ये खास तौर से देखना होगा। एक क्विक व्यू श्री सीमेंट पर अविनाश जी। मुझे लग रहा है कि नतीजे काफी स्ट्रांग आएंगे और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का सीमेंट का वॉल्यूम ग्रोथ का ट्रैक्शन हमने देखा है, नॉट ओनली श्री सीमेंट बट बाकी सारे जो कंपनीज के नतीजे आ गए हैं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेन रहना चाहिए। प्राइसेस भी हमको लग रहा है काफी फर्म रहेंगे। तो श्री सीमेंट्स के लिए मैं यही कहूंगा कि जिनके पास है वो होल्ड करें। यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है तो खरीदने का मौका है, क्योंकि ये एक ऐसी सीमेंट कंपनी है जिसने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिखाए और इंस्टीट्यूशंस एफआईआईएस को पसंद वाली कंपनी है। तो यहाँ पे ये एक पोर्टफोलियो का चॉइस होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल से अच्छा पैसा बन सकता है। चलिए, ये तो बात हुई आने वाले नतीजों की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहाँ रखें? जी नमस्ते। पहले हम कल की बात कर लें कि आईसीआईसीआई जीआई जनरल इंश्योरेंस हमने दिया था कॉल ऑप्शन, उसका टारगेट कल ही हो गया, मुबारक हो आपको। लुपिन अभी तक खड़ा है, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, तो स्टॉप लॉस 19 रुपए बनाए रखें और जैसे आपकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर आए आप अपना स्टॉप लॉस जो आपकी कॉस्ट है उसको आप स्टॉप लॉस बना दें। आज के लिए स्वाति जी 2 स्टॉक में और लेकर आया हूँ और वो है औरोबिंदो, जो आज मामूली करीब 1025 के आसपास बंद हुआ है। मई सीरीज की मैं 1030 की कॉल इसमें लेने की सलाह दे रहा हूँ। 27 रुपए 50 पैसे भी इसका ऑप्शन बंद हुआ है। आप स्टॉप लॉस रखें 19 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 44 रुपए। और दूसरा जो स्टॉक है वो है नौकरी या इन्फो एज, उसके नाम से भी हम जानते हैं इसको। तो मई का इसके 4500 की कॉल लें 97 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 65 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 140। ध्यान रखिए आज के जो कॉल्स हैं ये 27 तक वैलिड हैं और जो कल कॉल दिए हुए हैं उनको आप कल ही निपटा दीजिए शुक्रवार की शाम तक। धन्यवाद, जय हिंद। शुक्रिया शर्मा जी, शो में शामिल हुए, ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए बताई।